हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मैं हर बार बताती हूं कि इसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी के सेशन में और जुलाई के सेशन में। जनवरी के एडमिशन क्लोज हो गए हैं, बच्चों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं शुरू किया है बेटा, नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपना पैकेज परचेस करके अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बैंक लेकर अपना काम शुरू कर सकते हो। और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया और वीडियो देख रहे हैं, या ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनके कोई परिचित दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव हैं जो डीईसी में एडमिशन लेना चाहते थे या इग्नू के किसी भी कोर्स में, तो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं जुलाई 2026 सेशन के। तो आप वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें और एडमिशन ले लें। मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है कि मैं अभी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करा रही हूँ उन बच्चों को जिनके एग्ज़ाम्स हैं जून 2026 में। हालांकि ये वीडियो सभी के काम आएगा क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये बुक है, आप लोगों की ही बुक है। आप किसी भी सेशन में एडमिशन लो, 2024 वाले हो, 25 वाले हो, 26 वाले हो, आगे जो भी एडमिशन्स लेंगे, ये सिलेबस आप ही लोगों का, ये पूरी बुक आप लोगों की है जो इग्नू ने दिया। उस बुक को मैंने समराइज्ड करके आपको पहले थ्योरी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरी सीरीज़ में मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊँगी आपको। मैंने पहले ही बताया डीईसी 1 में आपके 7 ब्लॉक है, इसमें 5 ब्लॉक हमारे हो चुके हैं, 5 क्लासेस आ चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिएगा। 2 ब्लॉक बचे हैं जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसी डीईसी 2 में 8 ब्लॉक हैं तो 8 क्लासेस आएंगी। डीईसी 3 में आपके 5 ब्लॉक है तो 5 क्लास आएंगे। इसके बाद तीनों विषय के एमसीक्यू आएंगे, पीवाईक्यूज भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो भी दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड्स, परिचित कॉम्बो लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। अपडेटेड 2026 के न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बैंक सब हम मिनिमम चार्जेस में हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल कराते हैं। सिर्फ पीडीएफ ही सेल करते हैं हम, हाथ से बनी हुई कोई फाइल सेल नहीं करते, क्योंकि इग्नू के नियम के अनुसार आपकी फाइल आपकी हैंड राइटिंग में ही जाती हैं। जो बच्चे कॉम्बो लेते हैं वो उनके एग्जाम्स तक हमारे ग्रुप में ऐड रहते हैं और हम उनको टाइम टाइम पर सारी गाइडेंस देते रहते हैं। जो बच्चे कॉम्बो लेते हैं वो पर्सनली भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके उस पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे ही, बहुत बड़े बड़े वीडियो ना बनाऊँ, इसलिए मैंने ब्लॉक वाइज बनाया हुआ है, ताकि छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में आप अपने काम करते हुए भी वीडियोज़ को देख लें, पढ़ लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और फिर एमसीक्यू आप सॉल्व करें तो आसानी से आपको क्वेश्चंस के आंसर बने। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक नंबर 6। तो ब्लॉक नंबर जो 5 था ना बेटा, उसमें हमने पढ़े थे खेल क्रियाएं। ठीक है, उसका पार्ट 1 था। अब हम पढ़ रहे हैं खेल क्रियाएं ही पढ़ेंगे, हम कुछ प्ले एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जो अब जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मोटर स्किल्स, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, संज्ञानात्मक, इस सब चीज़ों में पढ़े थे। अब और भी तरीके के खेल होते हैं जो हम प्री प्राइमरी बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। तो ये है हमारा ब्लॉक नंबर 6 का जो यूनिट नंबर 25 है। इसमें इसका नाम है आपका फैंटेसी, कहानी सुनाना और नाटकीय खेल। डीईसी 1 का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं हिंदी में। प्रारंभिक बचपन समृद्ध कल्पना की उम्र है। फैंटेसी, कहानी सुनाना और नाटकीय खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी या आवश्यक उपकरण है। तभी प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो भी पढ़ाई होती है वो किस बेस पे होती है? प्ले वे एक्टिविटी होती है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज एन एज ऑफ रिच इमेजिनेशन, फैंटेसी, स्टोरी टेलिंग एंड ड्रामेटिक प्ले are not just for entertainment, they are essential tools for a child or child's cognitive, social and emotional development. ठीक है, जो खेल एक्टिविटी हम प्लान करते हैं, फैंटेसी, नाटकीय खेल, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए, कहानी सुनाना, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, इनके पीछे बहुत बड़ा मोटिव है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ोगे तो मोटिव भी समझ में आते जाएगा। ठीक है, मीनिंग क्या होती है भाई फैंटेसी की? ठीक, फैंटेसी का और नाटकीय खेल का अर्थ क्या होता है? फैंटेसी क्या होती है? फैंटेसी द एबिलिटी टू इमेजिन सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड और कैरेक्टर्स दैट आर नॉट रियल। ऐसी चीज़ें जो रियल में है नहीं, बट बच्चा उसको बनना चाहता है, उसको करना चाहता है, वो इमेजिन कर रहा है। जस्ट लाइक कि एक बच्चा है, वो एक लड़की है या कोई लड़का है, वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, तो वो कल्पना कर रहा है कि वो एक रॉकेट पे उड़ के जा रहा है। ठीक, वो डायनासोर बनने की कल्पना कर रहा है या डायनासोर की कल्पना कर रहा है,
वो डायनासोर उड़ने वाले की कल्पना कर रहा है जो कभी होता ही नहीं है, ये है फैंटेसी। एक लड़की जो परी के बारे में सोचती है, खुद परी बनती है, बट वो है नहीं, हो ही नहीं सकता। जो चीज़ें वास्तविकता में नहीं है, जिसके बारे में बच्चे सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो है फैंटेसी, या बच्चे बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे नाटकीय खेल, ड्रामेटिक प्ले, ये क्या होता है? अ प्ले ऑफ pretend play where children take a role and act out everyday life situations। जो बच्चा देख रहा है कि डॉक्टर कैसे काम करता है, नर्सेस कैसे काम करती हैं, और वो एक पूरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है हॉस्पिटल की, तो एक प्ले है। ठीक है, जनरली आप ऑब्जर्व करोगे ना, 2-4 बच्चे खेल रहे हैं घर में या किसी कोने में, तो बस वो उनकी फैंटेसी ही होती है। उनमें से 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक टीचर बनना चाहता है, एक पायलट बनना चाहता है, तो वो अपनी अपनी फैंटेसी प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ प्ले जिसमें बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है डॉक्टर को, उन्होंने ऑब्जर्व किया है एक पायलट को, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कहानियों से परी को। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ, हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है भाई कहानी सुनाना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषाई विकास होता है, नया शब्दकोश बनता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों में, कल्पना शक्ति उत्तेजित होती है ना, स्टिमुलेट होता है इमेजिनेशन, नैतिक मूल्य मिलते हैं बच्चों को। आपको पता है कि अगर हम डॉक्टर वाला प्ले करवा रहे हैं या हम कोई भी कहानी सुना रहे हैं तो उसमें मोरल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, बच्चे सीखते हैं हेल्पिंग करना, है ना, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये मोरल वैल्यूज सीखते हैं बच्चे कहानियों से। सहानुभूति का विकास होता है, डेवलपिंग एम्पैथी, ध्यान अवधि, ठीक है, अटेंशन स्पैन, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ता है, किससे? कहानियाँ सुनाने से। जो भी हमें प्ले करवा रहे हैं बच्चों को, जो भी काम उनसे करवा रहे हैं, लाइक प्ले करवा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, उनको सुनाने बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है बच्चों का इससे। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं, ये इसके इम्पॉर्टेंस है। इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्रभावी कहानियाँ सुनाना, क्या तरीके हो सकते हैं? तो बच्चों के लिए कहानी का चयन हम कैसे करें भाई? सिलेक्शन ऑफ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, सबसे पहले आयु के अनुकूल। अगर कोई बच्चा 3 से 5 साल का है तो उसके लिए कहानियों का लेवल अलग होगा, 6 से 8 साल वालों के लिए अलग, 12 से 9 से 12 साल वाले के लिए। ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है ना जो 1 से 2 साल का होता है, याद है, मम्मी उसको लोरियाँ सुनाती है, क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सुनने के लायक नहीं है। बट जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल में एंटर करता है, हम उसको उसके लेवल की कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। जैसे टीवी में बच्चे देखा है आपने कि छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ सुनते हैं, कठपुतली कहानी सुनते हैं, ड्रामेटिक चीज़ें देखते हैं बच्चे, कार्टून्स देखते हैं, तो उनके लेवल के होते हैं कार्टून। ठीक है, फिर है इंटरेस्टिंग प्लॉट, ऐसी रोचक कथाएं सुनाएं, जैसे कि रॉकेट की कहानी हो गई, किसी पहाड़ की कहानी, किसी खेत की कहानी, किसी जादूगर की कहानी, जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, पॉजिटिव मैसेज, हमें ऐसी कहानियां सुनानी जिससे बच्चे काइंडनेस सीखे, दया सीखे, होप, आशा हो बच्चों में क्रिएट, ईमानदारी आए, ऑनेस्टी आए, और फ्रेंडशिप, मित्रता सीखें बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, क्या क्या तरीके होने चाहिए। देखा है आपने, जब कहानियां सुनाई जाती है क्लासरूम्स में तो उतार चढ़ाव, जैसे कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था, तो ये लय है ना, अगर आप इस लय से सुनाते हो तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। आप जितने इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाओगे बच्चे उतने इंटरेस्टिंग से सुनेंगे, उतने ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लिखे फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी दिया, शेर दहाड़ता था, तो मैंने एक्सप्रेशन दिया। जब हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं तो बच्चे उत्सुकता से देखते हैं। ठीक है, आप खुश हो रहे हो तो अलग एक्सप्रेशन दो, ठीक है, फनी है तो एक्सप्रेशन अलग, डरावना है तो अलग एक्सप्रेशन, सभी के लिए देखिए एक्सप्रेशंस दिए हुए। तो ये टीचर्स को पहले ट्रेनिंग, अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि जब आप टीचर बनोगे तो इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रोप्स, देखिए मैडम यूज़ कर रही है कार्टून्स का, प्रोप्स का, ये सब चीज़ों को उपयोग करके हम अलग अलग कहानी, जादूगर की सुना रहे हैं तो वैसा प्रोप्स यूज़ किए, बिल्ली की कहानी सुना रहे तो बिल्ली वाला, चूहा सुना रहे हैं तो चूहा वाला, कोई कार्टून है तो उसके अलग अलग बॉल की सुना रहे हैं तो उनको हम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, मतलब मटेरियल का यूज़ करेंगे। आईज कॉन्टेक्ट, आप अगर बच्चों को सुना रहे हैं तो उनके आई कॉन्टेक्ट, जैसे मैं अगर अभी देख रही हूँ, अब आप मुझे देख पा रहे हो कि मैं कैमरे पे देख रही हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हो, क्लासरूम्स में भी ऐसा ही होता है, हमें एक एक बच्चे को देखना होता है। अगर आपका आई कांटेक्ट सही होगा तो बच्चे आप पे फोकस्ड होंगे, कहानियों को या जो भी आप सुना रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं, जो एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे करेंगे, सीखेंगे, फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, फिर है प्रारंभिक बाल विकास में नाटकीय खेल और शिक्षक की भूमिका, क्या भूमिका होना चाहिए शिक्षक की और क्या नाटकीय खेल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, चलिए हम देखते हैं। लिखा है बाल विकास में नाटकीय खेल की भूमिका, रोल ऑफ द ड्रामेटिक प्ले इन
चाइल्ड डेवलपमेंट, भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, बच्चों में इमोशनल आउटलेट आता है। अभिनय के माध्यम से भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त करते हैं बच्चे। खुश हो रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस करेंगे, दुखी होने का एक्सप्रेशन देंगे बच्चे, है ना, आश्चर्यचकित हो रहे तो उसका एक्सप्रेशन देंगे। ड्रामा से बच्चे ये सब चीजें सीख पाते हैं। सामाजिक कौशल सीखते हैं बच्चे, कैसे कि सहयोग करना, अपनी बारी का लेना या साझा करना, ये सारी चीजें बच्चे ड्रामा करते हैं, क्लास में नाटक प्ले करते हैं, तो इस नाटक के माध्यम से बच्चे सीख पाते हैं। फिर समस्या समाधान, अगर कोई समस्या आ रही है तो बच्चे जब ड्रामेटिक प्ले करते हैं, नाटकीय खेल करते हैं क्लास में, तो सीखते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे करना है। पर अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है भाई, तो प्रशिक्षक की भूमिका या शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं कि स्थान या सामग्री का आपको आदान प्रदान करना है कि बच्चों को सामान देना है ताकि वो प्ले कर सके तरीके से। फिर सुविधादाता के रूप में कार्य करना है आपको। एक फैसिलिटेटर का काम क्या है कि वो सबको मौका दे, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करे, क्लास में रिसोर्सेस अवेलेबल कराए, ठीक है, यानी कि चीज़ों का अवेलेबल कराए क्लास में, तब तो बच्चे प्ले कर पाएंगे, खेल पाएंगे और भागीदारी को प्रोत्साहित कर। अगर बच्चों ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है, जिससे बच्चे खुश होंगे और बार बार अपना मौका का इंतजार करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके यूनिट नंबर 26, ये कहती है संगीत और खेल गतिविधि। अब हमें देखा होगा छोटी क्लासेस में हम म्यूजिक को भी ऐड करते हैं, क्यों, इंपॉर्टेंट है, मतलब विदाउट म्यूजिक प्ले ग्रुप के लिए या प्री प्राइमरी के लिए तो क्लासेस लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें खेलना कूदना डांस करना, म्यूजिक में राइम्स पोयम देखा है ना आपने, कविताएं तो जरूरी ही हैं। तो जैसा आप भी परिचित हो, बचपन से हम बच्चों को सबसे पहले कहानियां ना सुना के पहले हम क्या सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं। बस लय संगीत शरीर की क्रियाकलापों का महत्व, हम जब कहानी सुनाते हैं तो शारीरिक समन्वय होता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है, मोटर कौशल, मोटर स्किल्स, रचनात्मक क्रिएटिविटी होती है, भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है बच्चों में, इमोशनल एक्सप्रेशंस देते हैं बच्चे, सामाजिक कौशल सोशल स्किल डेवलप होती है बच्चों में, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और फोकस्ड कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ठीक है। अब लय रिदमिक और प्ले एक्टिविटी, देखा होगा आपने, हम पोयम सुना रहे हैं, ताली बजाने का खेल कर सकते हैं, ताल पर चलना, संगीत कुर्सी यानी कुर्सी दौर, शरीर के अंगों को हिला के करना, हाथ कर रहे हैं तो ऐसा, गर्दन कर रहे हैं तो ऐसा, ये ऐसे ऐसे हम लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक है। साधारण यंत्रों का प्रयोग, जैसे कि हम छोटे छोटे गिटार, ड्रम, ढोलक, तबला, इनका उपयोग कर सकते हैं, और नकल करने वाले खेल, ये सब हम प्ले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं प्री प्राइमरी लेवल के लिए। संगीत और उनका गायन, देखा ही आपने गीतों के प्रकार, जिसमें हम नर्सरी राइम्स, है ना, बाल गीत का प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधि, जिसमें हम क्या करेंगे कि रिपीट करेंगे, हम मैंने जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो बच्चे भी उसको रिपीट करते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है। फिर क्रिया के साथ गाना, सिंगिंग विथ एक्सप्रेशंस, एक्शन के साथ, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करती है ना मैडम, तो ये एक्सप्रेशन से बच्चों को चीजें याद रहती हैं और बहुत क्रिएटिव लगता है, बच्चों को मनोरंजक लगता है। फिर है संगीत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू मेलोडी, हम संगीत का थोड़ा परिचय भी देते जाएं बच्चों को, सारे ग म प, धीरे धीरे, ये तो खैर बहुत हायर लेवल है, पर आप थोड़ा सिखा सकते हो ताकि बच्चे उससे सीखना चालू करें और बच्चों में इंटरेस्ट आता है, बचपन से ही बच्चे संगीत के प्रति तो हमेशा आकर्षित होते ही हैं, ठीक है। इसके बाद है एक अच्छे गीत की विशेषताएं क्या होना चाहिए, सरल और आकर्षक धुन होना चाहिए, और है दोहराएदार होना चाहिए, जैसे कि हम रिपीटेशन बोलते हैं वो होना चाहिए, समझ में बच्चों को आना चाहिए, उपयुक्त विषय होना चाहिए, जैसे कि हम ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा रहे हैं, एक मोटा हाथी पढ़ाते हैं ना, वो सब भी हैं इसमें इंक्लूड होगा। फिर एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सकारात्मक संदेश, उसमें पॉजिटिव मैसेज मिलना चाहिए बच्चों को, और बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे लंबे कविताएं गाने नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों का संगीतमय विकास कैसे करें, चिल्ड्रंस म्यूजिकल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे भाई, गीतों के विभिन्न प्रकार, जैसे बाल गीत प्रेजेंट करते हैं हम, लोकगीत, देशभक्ति गीत और त्योहार वाले गीत इंक्लूड करते हैं, इसलिए बस में भी रहता है, ठीक है। तो देशभक्ति गीत आपको पता ही है, पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम वंदे मातरम सिखाते हैं, जनगण मन तो खैर हमारा नेशनल एंथम है ही, बट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सिखाते हैं, अगर हमारे प्रदेश का कोई सॉन्ग है तो वो हम सिखाते हैं, कोई लोकगीत सिखाते हैं, त्योहार वाले गीत सिखाते हैं हम, ठीक है, जैसे कि दिवाली के ऊपर, होली के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर, ईद के ऊपर, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं हैं। फिर बच्चों को गाना सिखाना, मैडम बैठे रहेगी, मैडम गाएगी, बच्चे भी गाएंगे, बच्चे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे, तो इसमें क्या होता है बच्चे धीरे धीरे सीखने लगते हैं और सरल सरल गानों का उपयोग करना है।
मैडम गाएगी और बच्चे गाएंगे, इसमें बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे कुछ बाल गीत, जैसे कि ट्विंकल, मैंने बताया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर लकड़ी की काठी, फिर जॉनी जॉनी यस पापा, एक मोटा हाथी झूम के चला, ये भी इंक्लूड है इसमें। फिर ठीक है, संगीत के साथ शारीरिक क्रिया, मैंने बताया कि एक्शन के साथ करना है ना। ड्रम बजा रहे हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं, कुछ झुनझुना बजा रहे हैं, कुछ घंटी बजा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे ये देखिए वायलिन टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं। तो ये शरीर की एक्टिविटी भी इंक्लूड हो रही है और बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। अब टीचर के लिए प्लान करना है कि हर दिन तो हम पूरे टाइम तो बच्चों को हम म्यूजिकल चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, तो हमें करिकुलम में, अपने करिकुलम में इसको ऐड करना है। स्पेशली जो प्री प्राइमरी लेवल होता है ना, उसमें सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ हम बच्चों के लिए ये प्लान करते हैं, और अगर घर में है तो हम सोने के समय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 27, ये कहता है बच्चों के लिए कला है बेटा, ये है ना कला संबंधी खेल या आर्ट रिलेटेड प्ले एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। इसमें हम बच्चों के साथ कला का अर्थ समझते हैं। पहले कला का अर्थ मतलब होता है, आर्ट का मीनिंग होता है स्वयं अभिव्यक्त करने का माध्यम, ठीक है, अपने तरीके से कुछ चीज़ों को अभिव्यक्त करना, भावनाओं को व्यक्त करना, काल्पनिक चीज़ों को वास्तविकता में परिवर्तित करना, ठीक है। इसके बाद है बच्चों की कला को सराहना, अगर बच्चों ने कुछ बनाया है तो उसको अप्रिशिएट कर रही है। देखो मैडम, कभी कभी हम स्टार देते हैं, कभी कभी हम उनकी बुक्स में स्माइली देते हैं, कभी कभी हम चॉकलेट देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, इससे खुश हो जाते हैं, ठीक है। प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर चित्र बनाना और पेंटिंग कराना, बच्चों को हम चित्र बना सकते हैं क्रेयॉन से, पेंसिल से, कलर से, अलग अलग स्केच पेन से, उन्हें ब्रश दे सकते हैं, उन्हें ड्राइंग शीट्स दे सकते हैं। फिर पेंटिंग के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, उंगलियों से पेंटिंग करना, देखो दिख रहा है ये, फिर आपको दिख रहा है स्पंज से, ये स्पंज दिया हुआ है इससे पेंटिंग करना, ये स्पंज दिया हुआ है, फिर ब्रशेस से, है ना, सॉरी ये स्पंज दिया हुआ है, ये ब्रश दिया हुआ है, ये कलर दिए हुए हैं। फिर स्टैम्प पेंटिंग, ये स्टैम्प पेंटिंग भी होती है, पत्तियों से पेंटिंग करना, पत्तियों को कलर कर दी, पैटर्न से पेंटिंग करना, ये पेंटिंग के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। फिर ये मिट्टी का काम, क्ले वर्क, क्ले से बच्चे अलग अलग शेप्स बनाते हैं, अलग अलग आकार देते हैं, अलग अलग आकृति देते हैं। तो ये भी एक आपका क्या है, कला का प्रकार, जिसको हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्ट है ना। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक बचपन कला और शिल्प गतिविधि, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फाड़ के चिपकाने वाली एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कि फोल्ड करके नाव बना रहे हैं, चिड़िया बना रहे हैं, अलग अलग आकृतियां बनवा रहे हैं। फिर आपका पेपर कटिंग, देखो पेपर कटिंग से भी हम अलग अलग एक्टिविटी सिखाते हैं, और सिखाना चाहिए, इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है, दिमाग का यूज़ करते हैं बच्चे। खिलौने बनाना, देखो अलग अलग जो आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, लाइक बॉटल्स, डब्बे, ढक्कन, टेप, इनका उपयोग करके बच्चे एक खिलौना बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कि बच्चे क्या कर सकते हैं, कोलाज बना रहे हैं, अगर हम ये जब पूरा बना हुआ है ना, इसको अलग अलग पीस में काट दें और अलग अलग कर दें, बच्चों को बोले अब जोड़ के यही आकृति बनाना है, तो ये भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद है तस्वीरों वाली किताब, जिसमें देखा होगा ना कॉमिक्स आती, वो बच्चे बनाते हैं खुद, ठीक है। और इसमें हमें क्या है, देखभाल करता की क्या भूमिका होनी चाहिए कि भाई प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट हो, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सेफ्टी, फिर है एंकरेज एफर्ट नॉट रिजल्ट, रिजल्ट की तैयारी नहीं करना है, बस बच्चे प्रयास करें, बहुत अच्छा ना बने तो भी चलेगा बट बच्चे कोशिश करें, ठीक है। फिर प्रोमोट ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना कि खुद से करना बच्चे सीख जाएं, ठीक है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 28, ये कहता है एनकरेज क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। सबसे पहले देखेंगे सृजनात्मकता क्या होती है भाई, क्या होता है, नए और मूल विचारों को उत्पन्न करना। सृजनात्मकता मतलब सृजन करना, है ना, क्रिएटिविटी, क्रिएट करना किसी चीज को, है ना। लिंक से, ये लिंक है, ठीक है, लिंक से हटकर सोचना, जो सब सोच रहे हैं थोड़ा सा उससे हटके सोचना, ठीक है। समस्याओं के समाधान को खोजना, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, थिंकिंग आउट द बॉक्स। फिर एक अद्वितीय अभिव्यक्ति, यूनिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये होता है सृजनात्मकता, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि क्रिएटिविटी के बारे में हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी की कुछ परिभाषा है जिनको हम हिंदी में बोलेंगे डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की परिभाषा। नए, मूल्यवान और उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया, किसी चीज को न्यू तरीके से रिप्रेजेंट करना और वैल्यूएबल बनाना, ठीक है, वही यहाँ लिखी हुई है। फिर बोला लिंक से हटकर कोई भी कार्य करना। अगर कोई बच्चा, मैंने किसी बच्चे को क्ले दिया हुआ है, हो सकता है एक बच्चा उससे सिर्फ गोले बनाए, बॉल बनाए, हो सकता है एक बच्चा उससे डायनासोर बना दे, ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नए मूल्यवान उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया है, द एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल लोगों से अलग सोच के बनाना। ठीक है, बच्चों के सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, बच्चे ने कुछ भी बनाया है ना, एक तो सबसे पहले मुक्त उसको अवसर देना है, दूसरा उसने जो भी बनाया है उसको प्रोत्साहित करना है, कल्पना करने, जो भी कल्पना वो कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना है, पूछताछ और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। बच्चों का कुछ भी पूछ रहा है बच्चों, आप उसको जवाब दो, प्रोत्साहित करो, अरे वाह बहुत अच्छी चीज़ पूछी है आपने। फिर एक कला और शिल्प के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, विभिन्न दृष्टिकोण का स्वागत करना, बच्चे कुछ भी आपसे पूछ रहे हैं, उनकी कुछ भी सोचे, आपको उसको बोलने का मौका देना है, और अगर वो कुछ गलत बता रहा है उसको सही करके उसको सही सोच की ओर लेके जाना है। ठीक है, आलोचना से बचें और प्रोत्साहन दें, बुराइयां ना करें बच्चों की, बस उस चीज़ को उसको सही तरीके से मोल्ड करें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमें शिक्षक और सृजनात्मकता में खेल सामग्री का संग्रहण के बारे में देखना है। तो एक अच्छा और सृजनात्मक शिक्षण क्या होता है, गुड एंड क्रिएटिव टीचिंग मेथड क्या होता है, कि बच्चों को ओपन माइंड मतलब खुली सोच में छोड़ दो, है ना, कि बच्चे अपने मन से एक्सेप्ट करो कि वो अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो फ्री तरीके से क्लास में रिप्रेजेंट करें, जो भी उनकी सोच है, और टीचर उसको मॉनिटरिंग करे। ठीक है, करके सीखे, खुद करे और फिर सीखे। मैडम ने ब्लॉग से कुछ आकार बनाना दिखाई, अब बच्चों को मौका दी कि वो खुद बनाए। ठीक है, पजल, जिज्ञासा जागृत होती है, इसमें बच्चे में समस्या समाधान की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद सृजनात्मकता खेल सामग्री का संग्रहण, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, बॉटल है, पेपर्स हैं, ढक्कन है, खड्डे, इनका पुनरुपयोग करना। ठीक है, प्राकृतिक सामग्री, स्टोन, लीव, सैंड, इनका उपयोग करना ज़्यादातर, क्योंकि ईजी और चीप होती हैं ये चीज़ें। घरेलू सामान का उपयोग करना, हाउस होल्ड जो चीज़ें जैसे कि ओल्ड क्लॉथ हो गए, यूटेंसिल्स, इनका यूज़ करके हम सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं, और कम लागत वाले, मैंने बताया कि चीप होनी चाहिए चीज़ें। सृजनात्मकता बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अगर बच्चे सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, तो उनके ब्रेन का बहुत तेजी से विकास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका था ब्लॉक नंबर 6। उम्मीद है पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है टाइप्स ऑफ गेम्स, बट थोड़े अलग, जो हम प्री प्राइमरी लेवल पर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट जरूर करिएगा मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरी बुक है ना आपकी, उसको थोड़ा इनोवेट किया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, पोस्टर के माध्यम से पूरे पॉइंट इंक्लूड किए हैं, बट पोस्टर्स के माध्यम से, स्टिकर्स के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ने में मजा आए। कमेंट प्लीज़ करिएगा बेटा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ, ताकि मुझे फीडबैक मिले और मैं समझ पाऊँ कि क्या मैं सही कर रही हूँ, बच्चों के लिए सही रिप्रेजेंट हो रहा है, बच्चों के लिए सही गाइडेंस मिल रही है बच्चों को। तो कमेंट करिएगा, और वो बच्चे जिन्हें कुछ भी परचेस करना है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, PDF परचेस करें, अपना कार्य हमारे गाइडेंस में कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।